नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डी मार्ट के ऊपर। डी मार्ट का स्टॉक का प्राइस देख सकते हो 8 साढ़े 8 9% टूट चुका और बहुत लोग परेशान है स्टॉक को लेके कि भाई ये टूट गया स्टॉक का प्राइस। जो कंपनी का रिज़ल्ट था उतना अच्छा नहीं आया, अब क्या करना चाहिए, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। हमने तो इसको अराउंड 4500 के भाव में लिया था, जो पिछली बार क्लोज़ हुआ था उस भाव पे लिया था, ये सोच के कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल जवाब रहेंगे लोगों के मन में, तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले कि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक कैसा हमको लगता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लगता है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो प्राइस पे चल रहा है स्टॉक, यानी कि जो रेट पे चल रहा है, क्या ये रेट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे भी कम रेट पे होना चाहिए या इससे हाई रेट पे होना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो रिज़ल्ट के बारे में तो सबको ही पता चल गया रहेगा, न्यूज़ में सबने सुन लिया रहेगा कि जितना उम्मीद था उतना नहीं आया है और जो ऑनलाइन में कंपटीशन बढ़ रहा है उसके वजह से डी मार्ट पे फ़र्क पड़ा है। और इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को कि जो ऑनलाइन अभी ज़्यादा ट्रेंड बन गया है लोगों का ऑर्डर करना, उससे लोग स्टोर पे नहीं पहुंच रहे और स्टोर पे नहीं पहुंच रहे तो इससे डी मार्ट को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें अभी न्यूज़ में चल रही है, दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे जो गोल्डमैन सचेत और बड़े बड़े जो फंड मैनेजर एचएनआई के लोग हैं उन लोग इसके टारगेट भी देना स्टार्ट कर दिए। कोई 4700 का दे रहा है, कोई 3600 का दे रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे स्टॉक जब स्टॉक के प्राइस का जब टारगेट आने लगता है ना नीचे का कि और गिरेगा इतना आएगा, तो समझ जाओ उसमें कुछ बड़ी हलचल ऊपर के साइड होने वाली। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे आराम से। पहले मैं आपको एक चीज़ छोटा सा बता देता हूँ कि उतना पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिज़ल्ट उतना खास नहीं आया, जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, पर उतना भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आसपास के लेवल्स पे लिया है, मतलब 4500 4400, टेंशन नहीं लो, निकलने का मौका मिलेगा। मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि आप किसी का भी वीडियो देखोगे ना तो क्या बोलेंगे कि पिछले क्वार्टर से इनका ये रिज़ल्ट ख़राब आया, यानी कि पिछले जून 2024 में इनका कितना नेट प्रॉफिट आया था, अराउंड 774 करोड़, और अभी कितना आया है, अराउंड 660 करोड़ के आसपास। तो कंपेयर क्या करेंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर रिज़ल्ट ख़राब आया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली ऐसा रिज़ल्ट क्वार्टरली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर बिज़नेस एक तरह देखा जाए ना तो सीजनल रहता है। कभी कभी किसी बिज़नेस में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके वजह से क्या उनके नेट प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म रहता है, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए जो भी क्वार्टरली रिज़ल्ट है, सपोज़ ये सितंबर 2024 का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है उसको पिछले सितंबर 2023 से कंपेयर करना चाहिए, ईयर ऑन ईयर करना चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने में बिज़नेस में शॉर्ट टर्म कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से उनके नेट प्रॉफिट पे, सेल्स पे असर पड़ सकता है। पर जब हम एक लंबी अवधि में देखेंगे कि हाँ लिटरली ये स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, वो पता चलेगा। अगर मैं सितंबर 2024 यानी कि ये क्वार्टर जो रिसेंटली क्वार्टर अभी परसों रिज़ल्ट इनका आया है उसमें इनका प्रॉफिट कितना था, 660 करोड़ के आसपास, और पिछले सितंबर में इनका कितना था नेट प्रॉफिट, 623 करोड़, यानी कि डिसेंट एकदम बोल सकते हो, इतना हाई फाई भी नहीं। अगर मैं सेल्स बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में इनका सेल्स था सितंबर 2023 में 12,624 करोड़, जो कि अब है 14,444 करोड़। ठीक है, डिसेंट है बोल सकते हो, पर उतना जितना उम्मीद था लोगों को उतना नहीं आया। ठीक है, इसके वजह से गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। प्लस एक इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तगड़ी है, और जो इनके मालिक है राधाकृष्ण दमानी, जिनका ये कंपनी है, जिनका ये स्टॉक है, वो काफ़ी तगड़े बंदे, इस बात को ध्यान देना। आप नोटिस करोगे कि आपको डी मार्ट ना ईस्ट साइड मीन्स जो बॉम्बे साइड है, गुजरात साइड, तमिलनाडु साइड, राजस्थान साइड, इस साइड आपको स्टोर देखने के लिए मिलेंगे। पर आसाम वगैरह नॉर्थ साइड अगर चले जाओगे, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे जगहों पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बिहार साइड नहीं देखने के लिए मिलेगा। रीज़न क्या है, सिक्किम साइड। रीज़न यही है कि इनका एक रूल है, इनका ऑल टाइम लॉन्ग टर्म का एक रूल है कि मान लो कि इन्होंने नॉर्थ साइड में स्टोर ओपन किया, तो जब तक ये सक्सेस नहीं होता है ना तब तक हमको राइट साइड में नहीं जाना है। ठीक है, कोई क्या रहता है कि उनका एक, जैसे सपोज़ एग्जांपल के लिए कोई चाय वाला है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक चाय वाला पकड़ लो, तो उसका एक चाय का स्टोर अगर फेमस होता है, बहुत चल पड़ा, तो वो क्या करेगा, सेकंड स्टोर ओपन कर देगा।
अब सेकंड स्टोर भी थोड़ा उसका चल पड़ा तो वो थर्ड स्टोर करेगा। मान लो उसने ऐसे 10 स्टोर ओपन कर दिए महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। तो अब क्या करेगा ना, वो जल्दी जल्दी में महाराष्ट्र और गुजरात में तो उसने स्टोर ओपन कर दिए अपने 10, 5 महाराष्ट्र में कर दिए, 5 गुजरात में। तो वो अब नेक्स्ट क्या सोचेगा ना, मैं फटाफट दिल्ली में पहुंच जाऊँ, बाद में सिक्किम में पहुंच जाओ, असम में पहुंच जाओ, पूरे भारत में पहुंच जाओ। तो वो क्या करते ना कि वो कर्जा उठाते, कर्जा उठा के फिर अपने स्टोर नए नए खोलते जाते पूरे इंडिया में। फिर क्या होता है ना, जब शॉर्ट टर्म जब स्टॉक कंपनी में प्रॉब्लम आती है, सीजनल जब बिजनेस नहीं चलता है और जब नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो कर्जा नहीं चुका पाते, जिससे उनका बिजनेस ठप हो जाता है। समझ रहे हो ना। पहले तो उसने 5 गुजरात में खोले, मैं आपको ये लिंक करूँगा डी मार्ट से, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। 5 उसने गुजरात में ओपन किए, 5 उसने महाराष्ट्र में ओपन किए, ठीक है। इनका ये 2 बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो ये 2 बिज़नेस अच्छा देख के ना, 1 साल में देखेंगे बस कि हाँ 1 साल तक ये 2 बिज़नेस अच्छा चल रहा है ना, तो क्या सोचेंगे पूरे इंडिया में फैल जाओ। तो जब पूरे इंडिया में फैलने के लिए पैसा चाहिए, कर्जा उठाएंगे, अब पूरे इंडिया में फैलेंगे। मान लो किसी सीज़न उनका बिज़नेस नहीं चला, नेट प्रॉफिट सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, नेट प्रॉफिट आया ही नहीं, तो इंटरेस्ट भी देना है बैंक का, जो कर्जा उठाया है, रेंट पे दुकान ली है या दुकान खरीदा है, दुकान खरीदने के लिए जो कर्जा उठाया उसका ब्याज देने के लिए पैसा किधर से आएगा, जब तुम्हारा किसी सीजन बिजनेस चला ही नहीं। तो उनका क्या होता है ना, बिज़नेस ठप हो जाता है, इसके लिए नए बिज़नेस जल्दी बंद हो जाते हैं। पर डी मार्ट का क्या हिसाब किताब है, वो जब तक जो एरिया में उन्होंने दुकान खोला है, अगर उन्होंने उन्होंने ईस्ट साइड राजस्थान, गुजरात, ये साइड अगर उन्होंने अपनी दुकान खोली है, जब तक ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाता, वो नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे नहीं। इसके लिए आज भी देखो आप, नॉर्थ में आपको इनकी एक भी दुकान नहीं देखने के लिए मिलेगी। इनका मैं PDF ओपन करके दिखाता हूँ, एक बार ये PDF ओपन हो जाए, रुक जाओ। ये सोचते हैं कि जब मेरा इस साइड पूरा सक्सेस हो जाएगा ना, तब हम उस साइड बढ़ेंगे। ये देखो ये मैप देख रहे हो, ये आपको दिख रहे इसी साइड। अब ये जब पूरा इस साइड जब सक्सेस हो जाएंगे ना, तब ये यूपी, बिहार, ये उड़ीसा हो गया आई थिंक, फिर आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस साइड बढ़ेंगे। तो ये इनका एक रूल है। ये बताने का मतलब क्या, ये बताने का मतलब ये है कि अपने बिज़नेस को लेके काफ़ी फोकस रहते, काफ़ी सीरियस रहते। पर हाँ, स्टॉक का प्राइस नहीं चला है वो बड़ी बात है। क्यों नहीं चला है, क्योंकि देखो इसका मार्केट कैप है अराउंड 2,72,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। स्टॉक का PE 101। तो ये एक तो ग्रोसरी का बिज़नेस है। अभी इसमें इनका ROC कितना है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो। ROE 14 है और ROC 19 के आसपास है। अब ROC 19 और ROE 14 पे, और जब स्टॉक का PE 101 पे चलता है तो थोड़ा नहीं मतलब डिफ़िकल्ट पड़ता है। और इसी वजह से ये एक दो साल से स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। क्योंकि भाई 20 के ROC पे और 15 के ROE पे आप 101 का PE दे रहे हो स्टॉक का, तो नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। अगर आज की मैं गिरावट के हिसाब से बात करूँ, आज इनका 9% की गिरावट है। अगर मैं 9% की गिरावट के हिसाब से कैलसी लगाऊँ, मतलब कैलकुलेटर लगाऊँ, तो अब इनका PE हो जाएगा 93 का। कल हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा 93, 92 का PE दिखाई देगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो भी ये ज़्यादा है, 9% गिरावट होने पे भी ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं पर स्टॉक के साथ आगे क्या होता है। पर स्टॉक का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारी बातें ठीक है। पर एक ही चीज़ इसमें गड़बड़ है कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। उतना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये राधा कृष्ण दमानी जी को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक के प्राइस की, तो देखो शॉर्ट टर्म इसका जो प्रीवियसली क्लोज था, यानी कि 4,572 रुपीज़, मतलब अराउंड 4,500 रुपीज़। तो शॉर्ट टर्म में ये फटाफट 4,500 को तो मुझको लगता है टच कर लेगा शॉर्ट टर्म में फटाफट। उसके बाद फिर स्टॉक वही एक ही रेंज में घूमना चालू कर देगा। फिर जो स्टॉक का रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा स्टॉक रिएक्ट करता है। पर हाँ, जिसने 4,500 के अंदर के लेवल्स पे लिए, मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स आ जाएंगे 4,500, 4,600, 4,000, 650, ये लेवल्स आ जाएंगे फटाफट। पर उसके बाद स्टॉक थोड़ा और स्ट्रगल करेगा, क्योंकि वही रीज़न है PE का। PE इसका देख सकते हो 101 का है, और ये 9% की गिरावट देखने पे ऐसा लग रहा है अब इसका PE हो जाएगा 93, 92 का। तो और अगर इसमें एक्चुअली गिरावट हो जाए ना तो काफ़ी अच्छी बात है। क्या होता है ना कि कोई स्टॉक ना गिरावट के बाद ही चलता है। अब ना चलने से अच्छा भाई गिरावट हो जाए और गिरावट के बाद चल, तो वो अच्छी बात है। तो ओवरऑल बोले
तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, चलना चाहिए, नहीं चल रहा है स्टॉक के पी के वजह से नहीं चल रहा है। बाकी जो ये प्राइस पे फंसे 4,500 4,400 निकलने का मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी ठीक ठाक नहीं लग रहा है स्टॉक, ठीक है, अभी तो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ये 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे भी आ गया और काफ़ी तगड़ा नीचे है। तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी डीमार्ट को पसंद करता है, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। मुझे लगता है कि 20 दिन और वेट कर लो, थोड़ा 20 दिन वेट कर लो, देख लो स्टॉक में क्या होता है, क्योंकि थोड़ी सुगबुगाहट भी आ रही है कि भाई निफ्टी में करेक्शन होगा नहीं होगा। कोई बोलता है 27,000 जाएगा, कोई बोलता है 23,000 आएगा, कोई बोलता है 24,000 आएगा, बहुत सारी बातें चल रही है। तो थोड़ा 20 दिन रुक जाओ, फिर डीमार्ट के लिए सोचना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ।